हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। सामान्य विज्ञान के इस सीरीज में आज हम लोग पार्ट 17 देखेंगे। पार्ट 16 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट 17 है। इस सीरीज के अंदर हम लोग उन सारे सवालों का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 में। तो ये सारे जो सवाल है, ये सारे जो वीडियोज हैं या फिर बोल दो ये जो सीरीज है आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और देखो, सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं, किसी भी आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस पूछे जाएंगे, उन सारे ही एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल फिक्स है कि ग्रुप डी में ही पूछे जाएंगे, बाकी सारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। किसी भी ऐसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं तो आपके लिए ये सीरीज इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया है 530 MCQ। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 531 से। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग है। संवेग बराबर क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान और गुने में उसका वेग। तो द्रव्यमान है 10 kg और वेग है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखो मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ 1 होगा, -2 नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ से आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। 20 kg मीटर पर सेकंड, 20 kg मीटर पर सेकंड, बी हमारा राइट आंसर। ये जो संवेग है ये है सदिश राशि, यानी कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। अब ये जो सवाल है ये थर्ड टाइम आ रहा है आपके सामने। लगातार 2 वीडियो में आपने देखा और ये तीसरी बार है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से, जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है। क्योंकि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कॉपर से, यानी कि जिंक जो है ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। सी हमारा राइट आंसर। ये मैं आपको 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा इस सवाल का मतलब क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से लेकर के 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? 19 होता है आपका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर और 36 होता है क्रिप्टन का, याद रखिएगा। तो यहाँ आप देखो पीरियोडिक टेबल में ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें आप यहाँ देखो ये हमारा पहला जो आवर्त है उसमें केवल 2 ही तत्व होते हैं। एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, यानी कि परमाणु संख्या 1 से लेकर के 2 तक के तत्व। आवर्त संख्या 2 में लिथियम से लेकर के नियोन तक, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के 10 तक। आवर्त संख्या 3 में सोडियम से लेकर के आर्गन तक, यानी कि परमाणु संख्या 11 से लेकर के 18 तक के तत्व आते हैं। और आवर्त संख्या 4 में यहाँ देखो पोटेशियम, यानी कि परमाणु संख्या 19 से लेकर के क्रिप्टन परमाणु संख्या 36 तक। कम से कम ये 4 आवर्त तक आप इसी तरह से याद रखो कि कौन से आवर्त में कहाँ से कहाँ तक के परमाणु संख्या वाले तत्व आते हैं। पहले में 1 से 2, ठीक है, दूसरे में 3 से लेकर 10 तक, और चौथे में 11 से लेकर के 18 तक, सॉरी तीसरे में 11 से लेकर के 18 तक, और चौथे में 19 से लेकर के 36 तक। कम से कम इतना आप ध्यान में रखो। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर, आवर्त संख्या 4। पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां सवाल आपसे ये बोला गया है कि पानी है, ये पानी है, पानी लिया गया है 340 ग्राम, यानी ये पानी का क्या है? मास है। और इसमें डाला गया है साधारण नमक, यानी कि NaCl, वो भी कितना? 60 ग्राम। तो NaCl इसमें डाला गया है 60 ग्राम। ये सब मिल करके क्या बनाएंगे? ये सब मिल करके बनाते हैं सॉल्यूशन, यानी कि विलयन, और उसी का हमें सांद्रता ज्ञात करना है। देखो, जो वस्तु घोला जाता है उसे हम लोग सल्यूट बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सल्यूट बोलते हैं, यानी कि विलय बोलते हैं। और जो अपने अंदर घुलाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं, यानी कि सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, ये सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, यानी कि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय बराबर विलय प्लस विलायक। जनरली जो सॉल्यूट होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं और सॉल्वेंट ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अब हमसे कंसंट्रेशन पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में मास लिख देना है किसका? सॉल्यूट का। ऊपर में मास लिख देना है सॉल्यूट का,
और नीचे में मास लिख देना है सॉल्यूशन का या फिर बोल दो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। यानी ऊपर में केवल सॉल्यूट का मास लिखना है, यहां पर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। ऊपर में केवल जो ये विलय है केवल उसका द्रव्यमान लिखना है और नीचे में टोटल द्रव्यमान लिख देना है, टोटल यानी कि विलय और विलायक मिला करके। और नीचे में 340 और प्लस 60 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। तो यहाँ 60 हो जाएगा और यहाँ हमारा हो जाएगा 340 और 60 ये 400 और गुने में यहाँ पर 100, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 15%। डी हमारा राइट आंसर। के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, ऑलरेडी बता चुका हूं 2n²। ये हमें बताएगा कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। अब के लिए हमारा n बराबर 1 होता है, l के लिए हमारा n बराबर 2 होता है, m के लिए n बराबर 3 होता है, n के लिए n बराबर 4 होता है। हमसे दे रखा है k, तो यहाँ n बराबर 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 2 होगा। तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो एक आपका हाइड्रोजन और एक हीलियम, यही 2 तत्व हैं जिसके पास केवल एक ही शेल है, इसीलिए आप देखते होंगे कि हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ये ग्रुप संख्या 18 के तत्व है, इनर्ट एलिमेंट है, उसके बावजूद भी इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसके पास एक ही शेल है और एक शेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अस्थि कोशिकाएं, जिसे हम लोग ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, अस्थि कोशिकाएं, एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होता है जो बना होता है। हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होता है यानी हार्ड मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स यानी कि हड्डियों को बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं, हड्डियों को जो बनाने वाले पदार्थ होते हैं वो है कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिएगा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब जानते हैं हड्डियां जो होती है वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो ये इनऑर्गेनिक जो पदार्थ है कैल्शियम फॉस्फेट इससे बना होता है, यही इसका मैट्रिक्स होता है। तो यह देखो लिखा हुआ कैल्शियम और फास्फोरस, डी हमारा राइट आंसर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, फास्फोरस की कमी हो जाए, तो हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, अब देखो यहाँ भार लिखा हुआ है तो यहाँ भौतिकी वाला दिमाग नहीं लगाना, आपको फिजिक्स वाला माइंड मत लगाना यहाँ पर कि mg बोलना। केमिस्ट्री के अंदर भार का मतलब द्रव्यमान ही होता है। तो जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। यह नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने। तो जो डोबेराइनर के 3 ट्राइड्स थे, उन्होंने 3 ट्राइड्स दिए थे, ये वाले दिए हुए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए और तीनों में 3-3 ही तत्व है, इसीलिए हम लोग इसे ट्राइड बोलते हैं। ट्राइड बोलते हैं क्योंकि एक ग्रुप के अंदर 3 ही तत्व है। और यहाँ क्या है, लिथियम से लेकर के पोटेशियम तक आओ, यानी ऊपर से नीचे तक आओ, तो द्रव्यमान क्या है, यहाँ पर बढ़ता है, यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ता है। और इन्होंने क्या कहा, जो पहला तत्व है इस 3 में, जो पहला तत्व है लिथियम और जो आखिरी है तीसरा है पोटेशियम, इसके द्रव्यमान का जो औसत हम निकालेंगे तो ये लगभग सोडियम के बराबर आएगा। लिथियम का जो द्रव्यमान होता है वो 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। अगर हम इसका औसत निकालें तो हमारे पास निकल कर आएगा 23, और 23 जो द्रव्यमान है ये सोडियम का होता है, 23 ही द्रव्यमान है जो सोडियम का होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पहला और तीसरा तत्व है इसका एवरेज बीच वाले के बराबर है। तो ऐसा डोबेराइनर ने कहा था, लेकिन ये 3 ही ट्राइड्स बना पाए थे। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रतिबल का भार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अब देखो ये प्रतिबल का भार का मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल जो पूछना चाह रहा है ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि क्या पूछना चाह रहा है। जो आपका दबाव होता है यानी कि प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि बल बट्टे में क्षेत्रफल होता है, बल बट्टे में क्षेत्रफल। इसी को आप और अच्छे से अगर बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, परपेंडिकुलर फोर्स और बट्टे में एरिया, यानी कि लंबवत बल और बट्टे में क्षेत्रफल। इसी को हम लोग बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट बोल दो या फिर प्रणोद बोल दो, हिंदी में प्रणोद बोलते हैं। थ्रस्ट और बट्टे में एरिया होता है। तो यहां सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये दबाव है, जो ये दाब है, ये किस पर निर्भर करता है? हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा
जब एरिया बढ़ेगा तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो क्षेत्रफल है अगर हम उसको बढ़ा दें तो उस पर लगने वाला दबाव कम हो जाएगा। एक दुकान एक महीने में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया? देखो, सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखो कि यूनिट जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। यूनिट ऊर्जा का मात्रक होता है, वो भी व्यावसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा। जूल हमारा यहाँ पर एसआई मात्रक है, लेकिन किलोवाट आवर या फिर यूनिट बोल दो तो ये व्यावसायिक यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है। आपके घरों में जो बिजली बिल आता होगा वो भी यूनिट में आता होगा कि महीने में आपने कितना यूनिट खर्च किया, उसके हिसाब से जो यूनिट का रेट होगा, जो भी 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये कुछ भी हो, उसके हिसाब से आप बिल पे करते हैं। तो एक दुकान वाले ने एक महीने में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया, यानी कि इतना उसका खर्च रहा बिजली का। एक यूनिट में इतना जूल है तो 250 यूनिट में आप निकाल सकते हो। 250 यूनिट बोले तो 250 किलो वाट आवर, यानी कि 250 और गुने में 3.6 इंटू में 10⁶। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा डी। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो अब देखो यहाँ समाधान, ये रेलवे बोर्ड का अपना स्पेशल टर्म है, ठीक है। यहाँ सवाल आपसे ये बोला जा रहा है कि जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट बोलते हैं Na2SO4 को, इसका अभिक्रिया कराया गया बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, तो क्या बनता है? यहाँ देखो बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। इंपॉर्टेंट है ये जो अभिक्रिया है ये है आपका दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। आयन एक्सचेंज किस प्रकार से होते हैं यहाँ पर ये देख लो। यहाँ पर जो हमारे आयन्स हैं यानी कैटायन और धनायन, कैटायन और एनायन, ये है आपका Na+ और SO4 2-। यहाँ आपका हो जाएगा Ba+2 और Cl-। यहाँ पर आप देखो इसका जो कैटायन है, सोडियम सल्फेट का जो कैटायन है, ये जा चुका है बेरियम क्लोराइड के एनायन के साथ और बना लिया यहाँ पर NaCl। सोडियम सल्फेट का जो एनायन है और बेरियम क्लोराइड का जो कैटायन है, ये एक साथ मिलकर बना लिया बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसका आयन ये ले लिया, इसका आयन ये ले लिया। सोडियम क्लोराइड नमक, ये तो आप जानते ही हो, जल में घुल जाते हैं। ये क्या होता है, ये जल में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होता है। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है ये नहीं घुलता है, ये जल में नहीं घुलता है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, जबकि ये सॉल्युबल होता है। आप जानते ही हो, नमक तो घोलते हो ना पानी में, तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में, घुलनशील होता है, जबकि बेरियम सल्फेट नहीं होता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है, इसे हम बोलते हैं कि ये PPT है, यानी कि प्रेसिपिटेट है, वाइट PPT। हम इसको डाउन द एरो से दिखाते हैं। जो गैस होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं और जो जल में नहीं घुलते हैं उसे हम डाउन द एरो ऐसे दिखाते हैं। तो ये बेरियम सल्फेट है जो कि व्हाइट कलर का PPT है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। PPT का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि ये जल में नहीं घुलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनता है। यहाँ देखो दिखाया गया है कि ये सोडियम सल्फेट था, इसमें बेरियम क्लोराइड था, इस दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखो यहाँ पर व्हाइट PPT बना बेरियम सल्फेट का। व्हाइट PPT बना, यानी कि ये घुलेगा नहीं, ये जाकर के इस प्रखनली ट्यूब के अंदर क्या है, नीचे बैठ जाएगा। निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं हैं। आपको बताना है इन तीनों को पढ़ करके इनमें से कौन सही है। ये सभी तत्व धातु है, ये सभी तत्व धातु है। तो देखो हाइड्रोजन वाला पहले ही कट जाएगा क्योंकि इनमें क्या है, अधातु है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आओ आप, इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी है। तो एक वैलेंसी, जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है वो एक है। तो ये ग्रुप नंबर 1 के तत्व के पास होता है। ग्रुप नंबर 1 के तत्व कौन से हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, ऊपर में लिखो पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब। और इसे हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली धातु। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्कली धातु, ये बी। दूसरा देखो क्या लिखा था, ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।
तो ये आप जानते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सोडियम पोटेशियम ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें हीट इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है जिससे कि इसमें आग पकड़ लेता है। तो ये सारे तत्व क्या है कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना केवल होता है। मुक्त रूप से गिरना का मतलब हुआ फ्री फॉल। देखो, जब भी हम फ्री फॉल बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो भी वस्तु नीचे गिर रहा है उस पर केवल और केवल एक ही बल काम करता है, वो है ग्रेविटी। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु पर केवल और केवल पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल ही वहां पर काम कर रहा है, दूसरा कोई भी बल वहां पर काम नहीं करेगा। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में, वास्तविकता में ऐसा तो होता नहीं है। मान लो ये सेब है, सेब को आप किसी हाइट से गिरा रहे हो तो नीचे ठीक है गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ हवा है, इसके चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो ये जो हमारा एयर होता है ये भी इसके ऊपर बल लगाता है ऊपर के डायरेक्शन में, यानी हवा जो है उसको नीचे गिरने नहीं देना चाह रहा है, जबकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये इसे नीचे की ओर खींच रहा है। तो वास्तविकता में ये होता है कि ऊपर की ओर भी बल काम करता है, नीचे की ओर भी बल काम करता है। तो अगर हम निर्वात में गिराएं तो वस्तु पर केवल और केवल एक ही बल काम करेगा, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, वास्तविकता में मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर्स जुड़े होते हैं सर्किट के माध्यम से धारा का मान। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ये जो बैटरी है यहाँ से मान लो 10 एम्पियर का करंट निकला, 10 एम्पियर का करंट निकला, तो देखो यहाँ से भी 10 एम्पियर जाएगा, यहाँ से भी 10 एम्पियर जाएगा, यहाँ से भी 10 एम्पियर जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। ये दोनों रेजिस्टर्स जो है R1 R2 ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ से होते हुए 10 एम्पियर का ये जो करंट है ये यहाँ पे पहुंचा। अब देखो ये जो R3 और R4 है ये समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो होगा यहाँ पर ये कि कुछ इस 10 एम्पियर में से इस R3 के अंदर चला जाएगा और कुछ चला जाएगा R4 के अंदर, यानी यही 10 एम्पियर जो है ये बट जाएगा। हो सकता है कि मान लो इधर 5 एम्पियर चला जाए और इधर 5 एम्पियर चला जाए, हो सकता है कि इधर 6 एम्पियर चला जाए, इधर 4 एम्पियर चला जाए। तो किस में कितना जाएगा ये डिपेंड करता है यहाँ पर R3 और R4 के वैल्यू पर। यहाँ पर आपको बस केवल इतना ध्यान में रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं उसमें धारा का मान बराबर होता है, जो पैरेलल में लगे होते हैं उसमें धारा का मान बराबर नहीं होता है, उसमें धारा का मान बट जाता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन है के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये कौन सी ग्रंथि बनाती है, ये कौन सी ग्लैंड बनाती है? ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देख लो गले में है ट्रैकिया के ऊपर, गले में है ट्रैकिया के ऊपर थायराइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है इसके बारे में ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, ये मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेंगे आप, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कौन कौन से ये हार्मोन्स बनाते हैं? एक तो आपने देखा कि थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के 2 फॉर्म्स होते हैं, T3 एंड T4। ये RRB JEE में पूछा जा चुका है, T3 एंड T4। तो ये जो T4 है ये 90% से भी ज़्यादा बनता है। सबसे ज़्यादा जो है थायरोक्सिन हार्मोन का ये वाला जो फॉर्म है T4 ये बनता है 90% से भी ज़्यादा। तो RRB JEE में आई थिंक सवाल पूछा गया था कि T4 क्या है, और विकल्प में दे रखा था इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इस तरह से। एक और हार्मोन है जो ये ग्रंथि बनाती है वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन, ये भी जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। ये जो कैल्सीटोनिन है ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैल्शियम के लेवल को कम करता है, अगर जरूरत से ज़्यादा कैल्शियम है तो उसे हड्डियों में अवशोषित करवा देता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसको प्रॉपर तरीके से बनने के लिए आयोडीन चाहिए। हमारा आंसर यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर हो जाता है, घेगा रोग हो जाता है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब जो माता पिता होते हैं वो शुद्ध होते हैं।
शुद्ध का मतलब यहाँ पर समझो आप शुद्ध प्रजनन, या फिर शुद्ध का मतलब यहाँ पर समझो आप, मेंडल ने कहा था F1 जनरेशन के अंदर केवल और केवल टॉल ही आएगा, क्योंकि टॉल वाला डोमिनेंट होता है। टॉल ही आएगा, सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि केवल डोमिनेंट ही आएगा। F1 जनरेशन के अंदर जो भी प्रोजनी होते हैं, जो भी संतान उत्पन्न होते हैं, पैदा लेते हैं, वो सारे के सारे प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। जैसे हाइट में देखो, हाइट में कहा था मेंडल ने कि जो टॉल होता है वो डोमिनेंट होता है और जो ड्वार्फ होता है वो रिसेसिव होता है, यानी कि अप्रभावी होता है। तो उन्होंने जो पेरेंटल जनरेशन लिया था, यानी जो माता पिता उन्होंने लिया था, वो शुद्ध लिया था। शुद्ध देखो, कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ होता है वो हमेशा शुद्ध ही होता है। कैपिटल टी, वो चाहते तो कैपिटल टी या स्मॉल टी भी ले सकते थे, लेकिन ये शुद्ध नहीं बोलेंगे हम इसको हम अशुद्ध बोलेंगे, क्योंकि यहाँ देखो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, यानी दोनों एलिल्स जो है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है। तब यहाँ पर जो निषेचन होगा या फिर बोल दो पोलिनेशन होगा, तो F1 जनरेशन मिलेगा और वहाँ पर सारे के सारे डोमिनेंट होंगे। सोचो अगर इस कैपिटल टी की जगह पर हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले लें, तब F1 जनरेशन के ही अंदर जो है हमें केवल टॉल नहीं मिलेगा, केवल डोमिनेंट वाला नहीं मिलेगा, वहाँ पर ड्वार्फ भी मिल जाएगा हमें। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट होंगे। ऐसा तभी होगा जब माता पिता में शुद्ध प्रजनन हो, या फिर बोल दो माता पिता जो ये प्योर हो। ये हमारा राइट आंसर। ज्वाइंट पर हड्डियों की सतह को डैश मुलायम करती है। तो ज्वाइंट पर आप जानते हो दो हड्डियां आपस में आकर के मिलती है, दो हड्डियां आपस में जहां पर मिलती है उसी को हम ज्वाइंट बोलते हैं। लेकिन वो दोनों हड्डियां जो है आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती है। वरना क्या है, जो हमारा एल्बो है, जो केहूनी है, जो घुटना है, या फिर जहां भी आप क्या है ज्वाइंट्स पर आप हड्डियों को मूवमेंट कर पाते हो, वो नहीं हो पाता अगर दोनों हड्डी आपस में फ्यूज हो जाती। तो ये जो हम मूवमेंट कर पाते हैं ज्वाइंट्स पर बड़ी ही आसानी से, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो कार्टिलेज होता है, ये एक हड्डी है, ये एक दूसरी हड्डी है, और यहाँ पर देखो ये है कार्टिलेज। मैंने आपको बताया था कि जो कार्टिलेज है ये हड्डी इतना मजबूत नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है। ये जो कार्टिलेज है ये सॉफ्ट होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कार्टिलेज हो जाएगा। कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। यहाँ इस वाले पिक्चर में देखो आप, ये मसल है, ये बोन है। इस मसल और बोन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? टेंडन यानी कि कंडरा। टेंडन ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद देखो यहाँ पर बोन है, इस वाले बोन और इस वाले बोन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। तो मसल से बोन को जोड़ने वाला जो ऊतक है वो है टेंडन, और बोन से बोन को जोड़ने वाला, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है वो है लिगामेंट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है, ये एक्चुअल में सवाल है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 होता है। इस बेकिंग सोडा के अंदर हम टार्टरिक एसिड मिलाएंगे, टार्टरिक पाउडर मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl2। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया जिप्सम, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 18 समूह है और 7 आवर्त है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 तत्व थे, 63 एलिमेंट्स थे, जिनमें पीरियड्स थे टोटल, यानी कि आवर्त थे टोटल 6 और ग्रुप्स टोटल 8। डैश सबसे हल्की धातु है, यहां पर आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर पूछा है आपसे मेटल। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे जो हल्की धातु है वो है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु भी है, और लिथियम ये फर्स्ट मेटल भी है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये फर्स्ट मेटल भी है, पहली धातु भी है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर, और सबसे हल्की धातु भी है। पूरे आवर्त सारणी में अगर हम धातु अधातु सबको मिलाते हुए पूछे तो सबसे जो हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ये हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है, या फिर बोल दो पहला अधातु है, और लिथियम पहला धातु है। डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का मुख्य घटक यानी सीमेंट जो है मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। यहाँ देखो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, इसको हम लोग
चौक भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, यानी कि संगमरमर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288, तो यहाँ आवृत्ति के जगह पर आप समझेंगे विन्यास, ठीक है। विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 288 है वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो ग्रुप नंबर 18 हो जाएगा। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो ग्रुप 1 होगा, 2 है तो ग्रुप 2 होगा। जैसे ही 2 से ज़्यादा हुआ हम उसमें 10 ऐड कर देंगे, वही हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 था, हमने इसमें 10 ऐड कर दिया, 18 हो गया, यानी कि ग्रुप नंबर 18, सी हमारा राइट आंसर। मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता, 2 से ज़्यादा है ना, तो हम इसमें 10 ऐड कर देंगे, 13 आएगा, यही ग्रुप नंबर हो जाएगा। लेकिन 1 हुआ तो आप उसको 11 नहीं करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हुआ तो ग्रुप नंबर 1 होगा, 2 होगा तो ग्रुप नंबर 2 होगा, 2 से ज़्यादा हुआ तब हम 10 ऐड करके ग्रुप नंबर बता देंगे। हवा में और घनत्व माध्यम में, अब देखो यहाँ पर फिर से घनत्व माध्यम, आपने कभी पढ़ा है घनत्व माध्यम? यहाँ घनत्व का मतलब आपको समझना है सघन, सघन माध्यम, इसी को बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो हवा में और घनत्व माध्यम में यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की गति में अंतर इस प्रकार है। हवा से जब प्रकाश की किरण जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके गति में अंतर आता है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये सवाल हर स्टूडेंट के लिए इग्नोर कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो विकल्प है ये एक भी उचित नहीं है, एक भी सही नहीं है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि उसके गति में अंतर होता है। इस घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। डैश यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के OH है। OH ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? अल्कोहल का, अल्कोहल का। और जो भी अल्कोहल होता है, जो भी अल्कोहल होता है उसमें सफिक्स के तौर पर यानी कि जो नाम होगा उसके अंत में आपको ओल दिख जाएगा, ओल ऐसे। यहां देख लो ब्यूटेनॉल, ब्यूटानॉल लिखा हुआ है ना, तो लास्ट में ओल लगा हुआ है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेनॉल हो गया। मेथ 8 प्रो ब्यूटेनॉल हो गया ये। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ये जो एथेनोइक एसिड लिखा हुआ है इसी को एथेनोइक एसिटिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड आपका होता है H2CO3, लेकिन ये इनऑर्गेनिक एसिड है, अकार्बनिक एसिड है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये एथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक अम्ल है, ये तो कार्बनिक अम्ल है, लेकिन ये अकार्बनिक अम्ल है, इनऑर्गेनिक एसिड है, H2CO3। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है, गतिशील ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि होता है 12mv²। 12m का मान 30 हो जाएगा, v² यानी कि 10 गुने में 10, ये 15 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, 1500 जूल। कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। देखो एक तो प्लांट होता है जो सीड होता है, बीज होता है, उससे उत्पन्न होता है। लैंगिक प्रजनन होता है, बीज उत्पन्न होता है और उसी बीज से नया प्लांट उत्पन्न होता है, नया प्लांट ग्रो करता है। लेकिन ऐसा भी तो होता है जैसे कि प्याज है आपका, तो प्याज ये तो तना है, रूपांतरित तना है, उस प्याज से भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है। जैसे गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे का डंडी काट लो और गमले में जाकर के लगा दो, वहाँ से भी एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो एक तो होता है कि बीज से उत्पन्न हुआ, दूसरा होता है कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, चाहे वो पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, ये सब जो होते हैं, यहाँ से भी नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इससे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी प्लांट के पार्ट से नए प्लांट को ग्रो करवाना, इससे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। ये ब्रायोफाइलम की पत्ती है, यहाँ देखो एक बड का निर्माण हुआ। ये जो बड है ये टूट करके नीचे जब गिरेगी जमीन पे, तो वहीं पर जहाँ पर ये गिरती है ये एक नया प्लांट में ग्रो कर जाती है। तो यहाँ आपने क्या देखा, पत्तियों से नया प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है।
ये हो जाएगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, ये आपको किताब में मिलेगा। कायिक प्रवर्धन ये आपको किताबों में नाम मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये रेलवे बोर्ड में पूछा गया सवाल है जहां गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ देखो वनस्पति प्रचार मिलेगा आपको। वनस्पति प्रचार जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा। प्रचार किताबों में इसके स्थान पर क्या मिलेगा? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सी हमारा राइट आंसर। यहाँ ध्यान में रखना, वनस्पति प्रचार लिखा हुआ, इसका मतलब कायिक प्रवर्धन। एक समतल दर्पण के लिए छवि है तो आप जानते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो आभासी होती है, सीधी होती है, पार्श्वतः उल्टी होती है यानी कि लैटरली इन्वर्टेड होती है, और वस्तु के आकार के बराबरी होती है। ये हमारा राइट आंसर। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है, P = m × v। बी हमारा राइट आंसर। डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो यहाँ देखो आप, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये आपको मिल जाएगा माउथ में, बकल कैविटी में। ये आपको मिल जाएगा एल्वियोलाई में, लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है उसमें। उसके बाद ये आपको मिल जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। यहाँ देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो जो आपकी त्वचा है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम ये मिल जाएगा इंटेस्टाइन में। आपने विलाई, माइक्रोविलाई ये सब सुना होगा छोटी आंत के अंदर। तो जो विलाई होता है ये एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं उसी का पार्ट होता है। उसके बाद देखो सिलेटर, एग्जाम के अंदर ये सिलेटर ही लिख कर आया था, बट ये सिलेटर नहीं होगा, यहाँ पर सिलिएटेड होगा। ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ये आपको मिल जाएगा महिलाओं के अंदर फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि डिंब वाहिनी नलिका में। और ये आपको मिल जाएगा किडनी के अंदर, किडनी में जो नलिका है, किडनी ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर। तो ये सारे जो है आप ध्यान में रखिएगा। घनत्व माध्यम, फिर से यहाँ पर घनत्व माध्यम का मतलब आप समझेंगे सघन माध्यम या फिर डेंसर मीडियम। सघन माध्यम, डेंसर मीडियम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, जब प्रकाश की किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। अगर वो विदलन माध्यम से, जैसे मान लो ये है एयर और ये है जल, वाटर। एयर का जो ये अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, RI होता है, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ये 1.0003 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जल का होता है 1.33। जल का होता है 1.33। तो जिसका अपवर्तनांक कम हो गया उसे हम बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम बोले तो रेयरर मीडियम, और ये आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम। ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, देखो अभिलंब की ओर झुक गई। अगर ये नहीं झुकती तो ये ऐसे सीधे निकल जाती, बट देखो अभिलंब की ओर झुक गई है ये, इसको बोलते हैं अपवर्तन। ये हमारा पार्ट 17 था। मिलते हैं पार्ट 18 में। थैंक यू सो मच।